जब किसी पीड़ित व्यक्ति की एफआईआर संबंधित थाने की पुलिस नहीं लिखती है तो उसके पश्चात उसे कानूनी सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसके पश्चात वो किसी भी अधिवक्ता से संपर्क करके अपने साथ घटी हुई घटनाओं को उसे बताता है और एक अधिवक्ता होने के नाते हम लोग उससे 4 चीज़ें ज़रूर पूछते हैं: घटना का दिनांक, घटना का स्थान, समय और घटना का ब्यौरा। इसके पश्चात हम उसे एक टाइपशुदा कागज़ तैयार करते हैं और संबंधित थाने को और उस थाने के जो उच्चाधिकारी होते हैं उन्हें भेजते हैं। इसके पश्चात भी अगर उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो हम दंड प्रक्रिया संहिता की 156(3) के तहत उसकी एफआईआर संबंधित थाने का जो क्षेत्राधिकार होता है जिस न्यायिक अधिकारी के पास, उसके समक्ष वो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं और उस संबंध में जो न्यायिक अधिकारी होता है वो उस थाने से उस घटना के संबंध में आख्या तलब करता है और तत्पश्चात वो उस घटना के संबंध में संबंधित थाने को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश देता है। यहाँ ये स्पष्ट कर दें कि कोई भी घटना जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है और दूसरा असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है। जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है वो बहुत उसके जो सेक्शंस होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती है, यदि वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है तो उसे संबंधित थाने को एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता होती है और यदि असंज्ञेय श्रेणी में आती है तो उसके संबंध में जो है एक एनसीआर होती है, नॉन कॉन्जनेबल रिपोर्ट, वो दर्ज करके उसकी एक प्रति पीड़ित व्यक्ति को दे दी जाती है। जो संज्ञेय अपराध होते हैं वो हीनियस ऑफेंसेस में आते हैं और जैसे हत्या का मुकदमा हुआ और लूटपाट हुई, और जो असंज्ञेय अपराध होते हैं वो हल्की फुल्की मारपीट की धाराओं में होता है, गाली गलौज में होता है। कई मामलों में पुलिस घटना होने के पश्चात अपराधियों पर दबाव बनाने के लिए उनके रिश्तेदारों को लेके आती है, लेकिन ये पुलिस का कृत्य गैर कानूनी होता है कि वो उनके रिश्तेदारों को टार्चर करे। यदि ऐसा कुछ होता है और उन्हें टार्चर के दौरान या जो है उनके आत्मसम्मान को क्षति पहुंचती है तो इसके संबंध में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई दृष्टिकोण हैं, कई उन्होंने अपने फैसले दिए हैं। वो व्यक्ति सक्षम न्यायालय में अपनी याचिका प्रस्तुत करता है, कंप्लेंट फाइल होती है जिसमें वो अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत करता है और क्षतिपूर्ति भी प्राप्त करने का प्रयास करता है और क्षतिपूर्ति उसे मिलती है। क्रिमिनल ऑफेंस में कोई भी समय सीमा नहीं होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जो पीड़ित हुआ है तुरंत अपने जो है बयान सक्षम न्यायालय में या पुलिस उच्चाधिकारियों के समक्ष दर्ज कराए। इसलिए जब उसकी मनःस्थिति ठीक हो जाए तो वो अपने साथ हुई घटनाओं के संबंध में सक्षम पुलिस अधिकारी या न्यायिक अधिकारी के समक्ष अपना बयान दर्ज करा सकता है। यदि ऐसा होता है तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने संबंध में जो भी साक्ष्य हों वो इकट्ठा करे और किसी अच्छे विधि सलाहकार से संपर्क करके माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करे और इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय उसके साथ हुए और दुर्व्यवहारों का, उसके साथ एफआईआर में नाम आने का, उन साक्ष्यों के साथ तुलना करके संबंधित विवेचना अधिकारी को निर्देश भी दे सकता है और उसके संबंध में कई चीज़ें हैं कि जैसे उसे अग्रिम बेल के लिए भी जा सकता है। जहाँ तक ज़मीनी विवाद है तो उसके लिए तो जो है आपको सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा, लेकिन अगर जो उसके परिप्रेक्ष्य में कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है, जैसे आपके ऊपर कोई प्राणघातक हमला होता है, तो उसके संबंध में आप फिर आपराधिक कार्रवाई कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो उस व्यक्ति को हर जिला न्यायालय में, हर तहसील पे एक विधिक परामर्श केंद्र है, विधिक सहायता केंद्र है, जहाँ पे वो अपनी समस्या के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है और ये याचना करता है कि हमें विधिक सहायता के लिए कोई अधिवक्ता दिया जाए, और सरकार इस चीज़ की व्यवस्था करती है, उन्हें विधिक सहायता देती है।
हालांकि ऐसे बहुत कम मामले आते हैं, लेकिन यदि पीड़ित पक्षकार को कहीं ऐसा लगता है कि जो उसका वकील है, जो उसे विधिक सहायता प्राप्त है, या जो सरकारी वकील उसके लिए काम कर रहा है, यदि वो जो है उसके विरोधियों से मिला हुआ है, तो जहाँ ये मुकदमा चल रहा है या जहाँ ये प्रकरण विचाराधीन है, तो वहाँ के न्यायिक अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दे करके अपना वकील बदलवा सकता है। ऐसे मामले जहाँ आते हैं तो वहाँ उनके संबंध में हर व्यक्ति को सरकार द्वारा जो है विधिक सहायताएं दी जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि आपका काट दिया गया कनेक्शन, या जो है आपको कह दिया गया कि नहीं हम आपको जो है कनेक्शन नहीं देंगे इसके बाद। तो उसके बाद भी जो है कई प्रक्रियाएं हैं। आप एक अपना प्रार्थना पत्र जो संबंधित अधिकारी होता है उसके समक्ष देंगे। और अभी सरकार ने जो है काफ़ी दिनों से OTS सिस्टम लागू किया है, वन टाइम सेटलमेंट का, तो आप उसके संबंध में भी जो है प्रार्थना पत्र दे करके अपना सेटलमेंट करा सकते हैं। उस सेटलमेंट में भी आपको कई पार्ट पेमेंट की व्यवस्था दी गई है। अगर जो ऐसा कोई प्रकरण आता है तो कोई भी व्यक्ति किसी के सामाजिक स्तर को, सामाजिक सम्मान को क्षति नहीं पहुंचा सकता है। जो कर्ज लिया गया है उसको वसूलने के लिए जो है कानून में अपनी प्रक्रिया है, आप उसके तहत ही आ सकते हैं। बाकी किसी के सामाजिक स्तर को आप क्षति नहीं पहुंचा सकते। यदि कोई ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके खिलाफ वाद ला सकते हैं। सर्वप्रथम तो उसके पास दोनों ऑप्शन हैं, दो विकल्प हैं। वो अपने भाइयों के खिलाफ 419(20) का मुकदमा भी कर सकता है, और दूसरा जो आर्डर हुआ है खैतौनी में उसके संबंध में वो पुनः अपना परिवाद संबंधित राजस्व अधिकारी के समक्ष ला सकता है। और उसमें सारे बिंदुओं को देखते हुए राजस्व अधिकारी को ये अधिकार है कि वो पुनः खैतौनी दुरुस्त करे। सर्वप्रथम तो ये दायित्व लेखपाल का है कि कोई व्यक्ति जब स्वर्गवास हो जाता है तो जो भी उसके उत्तराधिकारी होते हैं तो उन्हें वो अपने रजिस्टर में एंट्री करें और उन उत्तराधिकारियों के भागों को वो खैतौनी में दर्ज करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो व्यक्ति तहसील में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अपने समस्त उत्तराधिकारियों का उल्लेख करते हुए खैतौनी में अपने लोगों के सारे उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज करा सकता है। गाँव में शहरों की अपेक्षा मुकदमे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जो पहले गाँव में पंचायत व्यवस्था थी वो बड़ा गाँवों को सुदृढ़ रखती थी, क्योंकि छोटे छोटे झगड़े और छोटे छोटे मनमुटाव वो पंचायत स्तर पर निपटा लिए जाते थे। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि गाँवों में जो संयुक्त परिवार थे उनका विखंडन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, और ये दोनों बिंदुओं को मिला करके ही गाँवों में सबसे ज़्यादा मुकदमे हो रहे हैं। जब हमारी पंचायत व्यवस्था लागू थी तो आसपास के पंच बुला करके हम उन छोटी छोटी बातों को गाँव में ही निपटा लेते थे, और अब वो व्यवस्थाएं खत्म होने के कारण हम न्यायिक व्यवस्था के लंबे जाल में फंसते जा रहे हैं। और पता चलता है कि जरा सी बात के लिए न्यायिक व्यवस्था इतनी लंबी है कि हमारी कई पुश्तें बीत जाती हैं और हमारी धन हानि भी होती है। और जब से इन पंचायत चुनावों में फंड आना शुरू हो गए तब से हमारे गाँव में हर गाँव की हालत ये है कि वहाँ पे पार्टी बंदी हो गई है, और उस पार्टी बंदी में अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कोई सार्थक प्रयास ना करके दूसरे पक्षों को मुकदमेबाजी में फंसाया जाता है। और इस तरह से एक पक्ष अपने लोगों को बचाए रखता है और दूसरा पक्ष अपने लोगों को बचाए रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भय के लिए, कहीं ना कहीं एक सत्ता से जुड़ाव होने के कारण एक पक्ष और दूसरे पक्ष हर गांव में मौजूद हैं। साथ ही छोटी छोटी बातें, जैसे खेत के बीच में जो मेड़ होती है, मेड़ काट ली जाती है, या कहीं खेत के किनारे खूंटा गाड़ करके विवाद उत्पन्न कर दिया जाता है, या नाद लगा दी जाती है रास्ते में,
उसके लिए भी जो है गांव में छोटी छोटी बातों पे विवाद हो जाता है और जो पुश्तों चलता है जिसमें हमारा गांव धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है।